नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर के बीच में प्रतिदिन एक्सपर्ट के साथ जुड़कर किसी खास विषय पर, किसी अहम मुद्दे पर हम फोकस करते हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों से लोग इस वक्त बेहद डरे हुए हैं और खासतौर पर वो लोग जो ऑलरेडी सीवियर बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहे हैं या उनका इलाज करवा रहे हैं। वायरस के डर ने लोगों की मेंटल, फिजिकल हेल्थ पर अफेक्ट किया है, ये साफ दिखता है। लगातार टीवी पर आती खबरें जो कि इस वक्त की मजबूरी हैं, उसकी वजह से भी कई लोगों को घबराहट और डिप्रेशन होता है। कोरोना ने अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी काफी परेशान कर रखा है और ऐसे में अगर सीवियर बीमारी कैंसर का कोई पेशेंट है तो फिर जाहिर तौर पर उसकी दिक्कतें डबल या दोगुनी मानी जाती। कैंसर के पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है और इस वक्त उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आज एक्सपर्ट के साथ जुड़कर बात करेंगे कि उन पेशेंट्स को किस तरह सावधान रहना चाहिए और किस तरह वो टेस्ट कराएं, क्या उनके बारे में पूरा प्रोटोकॉल है, वह जानेंगे आज। और आज हमारे साथ में एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता साहब हैं। इनसे जानेंगे कि कैंसर पेशेंट्स को लेकर हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, दर्शकों के साथ जुड़कर उनकी समस्या के समाधान के लिए। पहली बात तो ये कि ये समय हर आम व्यक्ति तक के लिए बेहद कठिन है। ऐसे में अगर कोई कैंसर पेशेंट है उसे कितना खतरा है? जी, ये एक दो धुरी तलवार है उन कैंसर के मरीजों के लिए। जैसे कैंसर का मरीज एक बहुत लंबे इलाज से गुजर के वापस आता है, जैसे कैंसर की सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, तो इनसे कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम तो रहती है और अगर उसमें कोरोना होता है तो उनसे उसकी लड़ने की शक्ति कई बार देखा जाता है कि कम रहती है। तो उन मरीजों के लिए मैं सलाह दूंगा कि वो पहले से ही अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, योग करें और इससे आसानी से लड़ सके, इसके लक्षणों को जल्दी पहचानें और उसका जल्द से जल्द इलाज लें। वैक्सीनेशन हर एक के लिए इस वक्त बहुत कारगर है। वैक्सीनेशन का दौर चल भी रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव और फास्ट हो, इसका सभी प्रयास कर रहे हैं। क्या ऐसे पेशेंट्स को वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए? डॉक्टर की सलाह इसमें लेनी चाहिए? कब कराना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं उनके। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन हर कैंसर मरीज ले सकता है। इवन अगर उसका कीमोथेरेपी चल रहा है और अगर कीमोथेरेपी लगे 12-14 दिन हो गए हैं तो वो आसानी से वैक्सीन ले सकता है। वैक्सीन का कैंसर के मरीजों में अभी तक कोई भी दुष्परिणाम देखा नहीं गया है, तो इसे निसंकोच तरीके से हमें लगवाना चाहिए। जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित शेड्यूल है उसी शेड्यूल में हमें उसे लगवाते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, कैंसर पेशेंट्स को वैसे भी शरीर में बहुत सारी कमजोरियां हैं, व्याधियां, उनको साइड इफेक्ट जिसको आप कह सकते हैं वो आ चुके होते हैं अगर वो कैंसर के ट्रीटमेंट में है या करवा रहा है, करवा चुका है। ऐसे वक्त में सिम्टम्स को किस तरह पहचानना? क्या एक्स्ट्रा अलर्ट होकर लगातार आपको अपना फीवर मॉनिटर करना है या जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं उनके साथ में आपको कुछ दवाइयाँ ऐड कर लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? जी, अभी जिस प्रकार का दौर चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, अगर कोई भी कैंसर मरीज को कभी भी बुखार आता है या हाथ पैर में दर्द होता है तो उसे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी कैंसर की कमजोरी हो सकती है। हम एक्स्ट्रा टेस्ट करा लेंगे तो कहीं पीछे नहीं हटेंगे, पर इससे हम बीमारी को जल्दी ही पकड़ेंगे। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मैं अभी स्काइप पे हूँ, पर मेरे को 5 दिन पहले बुखार आया और मैंने 5वें दिन जैसे ही मुझे बुखार आया, दूसरे दिन मैंने अपना टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आया। मैंने इलाज चालू किया, 2 दिन में मेरा बुखार बिल्कुल ठीक हो गया और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो कोरोना की जीत तभी है, जैसे कैंसर में अगर हम बीमारी को जितनी जल्दी पकड़ते हैं और जितनी जल्दी उसका इलाज करते हैं, वैसे ही कोरोना में भी हम इसको जितनी जल्दी पकड़ेंगे और इसका इलाज करेंगे तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा कभी भी परेशान नहीं करेगा। कैंसर अपने आप में एक बड़ी सीवियर बीमारी है और एक लंबे समय तक तो लोग इसका नाम सुन के सहर जाते थे, डर जाते थे। ऐसे में जबकि कोरोना है, बहुत सारे जो रूटीन पेशेंट्स हैं, चेकअप्स हैं, फॉलोअप्स हैं, उनको हमने कहीं ना कहीं पॉज कर दिया है, उनको हम नहीं करवाते हैं या उनके तरीके बदल दिए हैं। आप भी महसूस करते होंगे कि पेशेंट्स अब थोड़े से कम आ रहे हैं, डर रहे हैं। उनको आपकी क्या सलाह है? क्या उनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए क्योंकि उनके लिए तो ज्यादा जरूरी बन जाता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और ये सही में हम लोग फेस कर रहे हैं कि इवन मरीज हमारे सब नंबर रखते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि सर मेरा आज का फॉलोअप था और मैं आऊं क्या। पर ये जो 15-20 दिन का सीन हमने अभी देखा है छत्तीसगढ़ में, इन 15-20 दिन में हमने भी उन्हें मना कर दिया कि आप लोग अभी नॉर्मल फॉलोअप के लिए मत आइए अगर आपको कोई एक्स्ट्रा तकलीफ नहीं है।
जैसे मान लीजिए कोई हमारे मुंह के कैंसर का मरीज रहता है, तो हम उससे पूछते हैं कि अगर तुमको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, मुंह में कोई नया छाला नहीं है, कोई नया खून नहीं आ रहा है, कोई नया दर्द नहीं है, तो अभी आप 1 महीना रुक जाइए, हमें 1 महीने बाद जब केसेस कम हो जाए तब हमारे पास आके दिखाइए। इस तरह के कैंसर वालों को भी बोलते हैं अगर आपको कोई दर्द नहीं है, कोई अलग से गांठ नहीं महसूस हो रही है, कहीं सोने में दिक्कत नहीं है, सांस में तकलीफ नहीं है, तो अभी आप ना आए और अभी घर पे ही रुके, या फिर अपने ही गांव में कोई अगर जैसे अंबिकापुर में है या बिलासपुर में है तो वहां से एक सिंपल सोनोग्राफी करा लें, चेस्ट एक्सरे करा लें और वो हमको व्हाट्सएप कर दें, ताकि हम उसको देख के बता दें कि हाँ अभी आपको कोई अर्जेंट नहीं आना। कैंसर में इम्यून सिस्टम काफी हद तक अफेक्ट हो चुका होता है। ऐसे वक्त में जबकि आप कह रहे हैं कि आपको इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो क्या केवल योग इसका तरीका है या उन्हें कुछ चीज़ें, कुछ दवाइयाँ, कुछ मल्टीविटामिन्स या कुछ और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए मेडिकेशन के तौर पर या डाइट के तौर पर? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसे कि देखा जाए इम्यूनिटी अब हमारे यहाँ हर चीज में सबसे प्रायोरिटी पे आई है। पहले जो कैंसर के कारण ढूंढे गए तो इसमें हमारा 12th हॉलमार्क आया है, जो अभी 4 साल पहले इजाद हुआ है, और ये मानता है कि कैंसर के मरीजों को भी कैंसर इसलिए होता है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो पहले से ही इम्यूनिटी कम थी, तब जाकर उनको कैंसर हुआ, और कैंसर के इलाज में और थोड़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो लोग बहुत प्रोन हो जाते हैं कोरोना के लिए। तो हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन सी के फॉर्म में जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, लिमसी टैबलेट्स हो गए, खट्टा आम हो गया, ये सब हमें विटामिन सी देते हैं। विटामिन ए के लिए हम लोग आम हो गया, कैरेट हो गया, ये सब चीजों का सेवन करेंगे, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। रोजाना सुबह हम लोग आधा घंटा अगर धूप लेते हैं तो विटामिन डी की मात्रा हमें अच्छी मिलती है। पर अगर फिर भी वो कमी रहता है तो हमें हर हफ्ते या हर महीने विटामिन डी के सैशेट लेने चाहिए, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। कुछ बी कॉम्प्लेक्स के साथ में हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मानते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि जिंक होता है, मैग्नीज होता है, तो इनके बी कॉम्प्लेक्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली जो गोलियां आती है वो हम ले सकते हैं। तीसरा होता है कि हम लोग अपनी डाइट को बहुत अच्छी रखें। हमारे डाइट में हम लोग जितने ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स रखेंगे, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, बरबट्टी हो गए, ये सब जो सब्जियां हैं इनसे हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है, ये हमें लेना चाहिए। हमें हमारे पाचन क्रिया पे भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कोई कब्जियत तो नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता है, या ओवर डायरिया तो नहीं हो रहा है। तो इसको भी मैनेज करने के लिए हमें हमारी डाइट में फाइबर डाइट होना चाहिए, जैसे कि गाजर, मूली, ये सब फाइबर डाइट होने के कारण से मूवमेंट अच्छा रहता है, मोशन अच्छा रहता है, और उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। दूसरा आप देखेंगे कि हमें समय पे सोना, समय पे उठना, व्यायाम करना, करीबन आधे घंटे से 1 घंटे का व्यायाम सही में हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। अगर हम वो मिस करते हैं तो हम दुनिया में कितना भी खजाना कमा लें, हम हमारी हेल्थ से कहीं ना कहीं हाथ धो बैठते हैं। तो व्यायाम के तरीके होते हैं। व्यायाम में कई बार आप एक माइल्ड एक्सरसाइज होती है और एक सीवियर एक्सरसाइज होती है। तो 5 से 10 मिनट आप एक अच्छी सीवियर एक्सरसाइज या विगरस एक्सरसाइज करें, बाकी आप 20 मिनट से 40 मिनट आप एक सिंपल वॉकिंग या सिंपल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर पेट है तो पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और 15 मिनट से 10 मिनट का एक योग करते हैं तो उससे आपको मेंटल वेलनेस रहती है, मेंटल कामनेस रहती है, और टेंशन फ्री लाइफ रहती है। डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे थे कि अगर हम जितनी जल्दी सिम्टम्स को पकड़ेंगे और फौरन अपना टेस्ट कराएंगे, वो पेशेंट्स के लिए, वैसे तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन कैंसर पेशेंट्स के लिए और भी अच्छा होगा। लेकिन कैंसर पेशेंट्स को नॉर्मली काफ़ी सारी तकलीफें होती हैं, पेट दर्द होता है, हेडेक होता है, या मुंह का सूखना, ऐसे बहुत सारे लक्षण उनमें जनरली देखे जाते हैं। तो वो इन लक्षणों को कैसे डिफर करें, कैसे इन लक्षणों को पहचानें कि कहीं ये कोरोना की शुरुआत तो नहीं, क्योंकि अभी ये भी देख रहे हैं कि लोग हर चीज को कोरोना से जोड़कर डरते भी बहुत हैं। जी बिल्कुल सही बात है, और हमें मैक्सिमम इस टाइम पे यही कॉल आते हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछता हूँ कि ये जो सिम्टम आपको अभी आ रहे हैं, मुंह सूखना, सर में दर्द होना, ये क्या आपको पहले भी था क्या? सिंपल सी बात है, अगर कोई मेरे पास 8 महीने पहले इलाज लेके गया है और अगर उसको ये परेशानी 4-5 महीने से है, तो ये तो मान के चलना है कि ये कोरोना नहीं है। पर अगर ये परेशानी रिसेंट ऑनसेट है, ये रिसेंट ऑनसेट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पहले उनको कभी सर दर्द नहीं था, पहले अभी उनको जो स्वाद नहीं आ रहा है, ये पहले बिल्कुल भी नहीं था, और अभी 15 दिन या 10 दिन या 5 दिन से चालू हुआ है, तो मैं जरूर उनको सजेस्ट करूंगा कि आप एंटीजन टेस्ट कराएं
और आप मानेंगे नहीं कि मैंने जितनों को बोला जिन्हें ये रिसेंट आए थे मतलब सिम्टम, वो सब कोरोना में पॉजिटिव आए और हमें तुरंत ही उनका इलाज चालू भी करना पड़ा। चलिए, तो डॉक्टर साहब हमको लगातार बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब थोड़ा उस साइड भी हम आएंगे कि आपको क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे सेल्फ मेडिकेशन है, जैसे सेल्फ टेस्टिंग है, जैसे सेल्फ एज्यूमिंग है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आम लोगों को भी दिक्कत दे रहे हैं। तो कोरोना पेशेंट अगर कैंसर से पीड़ित पाए गए तो उनके लिए कितना रिस्क बढ़ जाता है, इस पर और चर्चा करेंगे। तो कोरोना के इस घोर संकट के समय में कैंसर पेशेंट्स के लिए दिक्कत दोगुनी है और ऐसे में वो क्या करें क्या ना करें, इस पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता साहब, कैंसर सर्जन, हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी तक हमने किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। क्या ऐसी कोई बातें हैं जो कैंसर पेशेंट्स को या उनके परिजनों को इन दिनों पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, और ये सब तो हमें करना ही है। कैंसर मरीजों को एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि वो कच्ची चीजें ना ले। थोड़ा अभी पानी उबाल के पिए, थोड़ा सब्जियां आ रही हैं तो उनको उबाल के सेवन करें। कच्चा गाजर ना लें, या उबाल के लें, या सूप के फॉर्म में लें। उस चीज का वो लोग ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो काढ़े वाड़े कई बार पीने लगते हैं, क्योंकि वो डरे हुए रहते हैं कि हमें कोरोना ज्यादा हो सकता है। मैंने देखा है कई लोग ये काढ़े ज्यादा पीने के कारण उनका किडनी पे असर कई ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, एक आध बार ले, घर में हल्दी लें, नीम खाएं, ये सब करें तो कोई नुकसान नहीं है। पर कोई भी बाहर से कोई भी बिना जांच किए हुए काढ़े लोग ले आते हैं और दिन में 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार लेने लग रहे हैं। उससे मैंने देखा है कि किडनी के मरीज हमारे यहाँ बहुत सारे बढ़ के आ रहे हैं और उनका खून भी बहुत ज्यादा पतला हो रहा है और उससे ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ रही है। हमने देखा अति किसी भी चीज की किसी भी वक्त वर्जित है और नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस समय एक अति और भी चीज की हो रही है। वो ये हो रहा है कि लोग मन से मल्टीविटामिन्स, मन से च्यवनप्राश, मन से अपने प्रिकॉशनरी मेडिसिन ले रहे हैं। कैंसर पेशेंट के लिए तो और ज्यादा घातक होंगे। जी जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, च्यवनप्राश भी आप 1 चम्मच लेते हैं तो ठीक है, पर आप डर के मारे अगर उसी चीज को 3-3 बार, 4-4 बार लेने लगते हैं तो कई लोगों को डायरिया हो जाता है, कई लोगों में नई नई परेशानियां आ जाती हैं। तो इसका आप ध्यान रखें कि ये सब चीजें ज्यादा ना लें। और मैं तो कहूंगा कि घर की चीजें लें। आप चाहें तो रोज 2 चम्मच हल्दी सुबह शाम ले सकते हैं, 2-3 पत्ती नीम की सुबह शाम ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, पर बाहर की चीजें अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, कैंसर को लेकर के एक सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इसका टाइम बाउंड एक ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। जल्दी शुरुआत करनी पड़ती है, रेगुलर चेकअप्स कराने पड़ते हैं, रेगुलर आपको सिटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। इन दिनों आप क्या देख रहे हैं? क्या हम कोई विकल्पों पर जा रहे हैं, वीडियो मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं? क्या हम वीडियो के साथ में उनको कंसल्ट करते हैं? जी, आप बहुत अच्छा सवाल है ये। और यहीं पे हम लोग भी बहुत ज़्यादा फंसे रहते हैं। आपको बता दें, मेडिकल एक ऐसी चीज है कि जिसमें क्लिनिकल देखे बिना ना कुछ बहुत ज्यादा 100% हम असेस नहीं कर पाते। जैसे वीडियो में हम लोग उनको ये बता सकते हैं कि आपको सर दर्द है तो आप एक दवाई ले सकते हैं, बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। पर अगर कैंसर का इलाज है तो हमें छू के, जैसे स्तन का कैंसर है या मुंह का कैंसर है, वो बिना देखे हमको क्लिनिकली एक्यूरेट स्टेज का पता नहीं चलता है ना। जांचों के दम पे हमें जो भी पता चलता है कि हाँ भाई हमने सीटी करा लिया या पेट करा लिया तो हमें पता चल गया कि ये स्टेज है। पर फिर भी मैंने देखा है कि हाँ, हमें क्लिनिकली एग्जामिनेशन करना पड़ता है और वो हम लोग कर रहे हैं। और निरंतर इन पूरे साल भर में जब भी कोरोना रहा है, हमने निरंतर अपनी सेवाएं दी हैं बिना कहीं भी ब्रेक किए हुए। हाँ, ये जो भी रहा कि कोई डॉक्टर अगर पॉजिटिव आया, वो 10 दिन के लिए क्वारंटाइन हुआ और फिर से अपनी सर्विसेज पे वापिस आया है। इस चक्कर में कई बार डॉक्टरों को भी कोरोना होते रहता है, पर ये चीज से हम पीछे हट नहीं सकते हैं। सिकाई भी जो है एक बड़ी मशीन के अंदर होता है जिसको रेडियोथेरेपी मशीन बोलते हैं हम, लीनियक होता है वो, और लीनियर एक्सीलरेटर। उसके अंदर, उस मशीन के अंदर मरीज को रोज आधा घंटा आना ही पड़ता है। तो उस चीज को भी हम देखा जाए तो वीडियो के थ्रू नहीं कर पाते। हाँ, पर हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर हमें कैंसर का डाउट है, जैसे मान लीजिए हमको कोई छोटा छाला हुआ है, तो पहले हमें कोई वीडियो कंसल्टेशन कर सकता है कि सर ये कैंसर लग रहा है तो मैं आके जांच कराऊं, या मेरे को स्तन में गांठ है और सोनोग्राफी की रिपोर्ट ये है। और अगर आपको डाउट लगता है कि कैंसर हो सकता है तो हम लोग तुरंत आके दिखाएं, तो हम लोग उस चीज को वीडियो कंसल्टेशन में देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, एक और दो तरह की बातें हैं, एक नहीं बल्कि दो मेरे सवाल रहेंगे छोटे छोटे इससे जुड़े हुए। व्हाट्सएप के ऊपर आजकल बहुत सारा ज्ञान आता है, ये अच्छा भी है और बड़ा घातक भी है। हमने दो तरह की बातें सुनी। पहला हमने सुना है कि जो कैंसर पेशेंट हैं या जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनको इसका खतरा कम है क्योंकि ऑलरेडी कैंसर की कुछ दवाएं हम यहाँ ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। कुछ ये सजेस्ट करते हैं कि आपको कुछ दवाएं अपने तरह से लेते रहना चाहिए, शुरू ही कर देना चाहिए। दोनों में कितनी सच्चाई? जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। कैंसर के मरीजों को हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई ऑपरेशन के बाद या इलाज के बाद देते ही हैं। जो ले पाते हैं उन्हें बोलते हैं कि आप इसको 4-4 साल 5-5 साल ले। जैसे हम लोग हल्दी की कुछ नैनो टेक्नोलॉजी करक्यूमिन आते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी करक्यूमिन देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, तो उनसे हम उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने की कोशिश करते ही हैं, तो जाकि उनके कोरोना में हो सकता है इफेक्ट करे। दूसरा, जो अभी मार्केट में एक बेवासीजुमैब का चलन आया है कि बेवासीजुमैब नाम की एक दवाई है जो कि कोरोना में मॉडरेट टू सीवियर केसेस में यूज कर सकते हैं, जिससे उसको बचा जा सकता है। पर देखा जाए तो बेवासीजुमैब एक खुद उसके भी कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं और उसमें भी थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना होते हैं, यानी थक्का जमने की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग बहुत ज्यादा सिक पेशेंट में इस दवाइयों को यूज करना सजेस्ट नहीं करते हैं, बेवासीजुमैब के लिए स्पेशली मैं कहूंगा। दूसरी होती है एक इंटरफेरॉन गामा, जो कि हेपेटाइटिस सी और कई कैंसर के इलाजों में यूज करते हैं, जैसे कि मेलानोमा हो गया और इन सब में हो गया। तो हम लोग इन दवाइयों में भी देखे हैं कि बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं, जो कि कोरोना का मरीज जो इतना सिक रहता है, मतलब या तो अर्ली और मॉडरेट केस में हम लोग यूज करेंगे नहीं, क्योंकि उनको हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनको साइड इफेक्ट मिले। और सीवियर पेशेंट में ऐसा लगता है कि ये दवाई दे और उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तो और ना फंस जाए। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि कैंसर की दवाई जो हमसे लोग पूछते हैं कि सर इसका नाम आ रहा है और हम इसको कोविड में यूज करें क्या, तो मैं तो इन दो दवाइयों के लिए मना ही कर देता हूँ। हाँ, टोक्लिजुमैब जो है वो साइटोकाइन स्टॉर्म में बहुत यूज होता है। टोक्लिजुमैब में ये होता है कि वो इंटरल्यूकिन 1 जो रहता है उसका एंटागोनिस्ट होता है और वो कोई भी एक्यूट इंफ्लेमेटरी कंडीशन को तुरंत दबा देता है। तो एक एक्यूट फेज में हमको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर सकता है, पर उसकी अवेलेबिलिटी अभी मार्केट में बहुत ही ज्यादा कम है। डॉक्टर साहब, जैसे किसी को कोरोना हो ही गया, मान लीजिए परिवार में किसी को हुआ, संक्रमण आया और किसी कैंसर पेशेंट तक अगर ये पहुंच गया, उसके क्या चांसेस हैं, उसे क्या करना है, उसे क्या रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर होती है, या नॉर्मल पेशेंट की तरह ही इनका भी स्पैन आपने देखा है? और किसी को अगर कोरोना हो चुका है और ईश्वर की दया से वो ठीक हो गया है, तो उसको बाद में पोस्ट कोरोना उसे क्या करना चाहिए कैंसर पेशेंट को? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये अब हमने फेस भी किया। पहले हमारे संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में हम कोविड नहीं रखे थे, पर जब हमारे कई कैंसर मरीजों को कोरोना होने लगा और उनकी रिक्वेस्ट आई तो हमने कोविड हॉस्पिटल चालू किया और हमने देखा हमारे 90% कैंसर के मरीज पूरे रिकवर होके घर गए हैं और उनमें हमने ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट नहीं देखा कि वो लोग फंसे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो लोग कोरोना के नाम से पहले से डरे थे और उनने जैसे ही पाया कि उनको पहला लक्षण आया, उनने हमें तुरंत ही फोन किया और हमने उनको 1-2 दिन के अंदर ही भर्ती कर लिया, तो वो बहुत अच्छे रिकवर करके गए। इवन कई मरीजों को हमने होम आइसोलेशन पे भी एडवाइस किया और उनको होम आइसोलेशन में वही नॉर्मल दवाई दी जो एक नॉर्मल इंसान को देते हैं, नॉर्मल पब्लिक को देते हैं, तो वो उसमें भी वो लोग बहुत अच्छे से बाहर आए और वो कोरोना को अच्छे से हरा पाए। तो हमने देखा है कि मरीजों में उत्साह तो है और मरीज खुद जो है ना, कैंसर का मरीज अब अपने लिए बहुत अवेयर हो जाता है। मैंने देखा एक मरीज जो हमारा है वो सब ने मुझे इस टाइम पे कॉल किया है कि सर मैं वैक्सीन ले सकता हूँ क्या, सर मेरे को आज ही बुखार आया है, मेरे घर में मेरे बेटे को बुखार आया है, माँ बोलती है कि मेरी बेटी को बुखार आया है, मेरी बहू को बुखार आया है, मैं क्या प्रिकॉशन रखूं? तो मतलब नहीं, आप आराम से रहिए, जब तक आपको बुखार नहीं आता है या बुखार आने के उसमें 2 दिन में सेटल नहीं होता है और अगर आपको शुगर नहीं है, आप सीटी स्कैन कराइए, सीटी स्कैन में स्कोर अगर 6-8 से नीचे आता है तो भर्ती होने की जरूरत नहीं है और आप वहीं पे उसको कोरोना को हरा सकती है और उन लोगों ने इसको आराम इस जंग में आसानी से विजयी पाई। आपकी बातों से बहुत संबल मिल रहा होगा कैंसर पेशेंट्स को और उनके परिवार के लोगों को सर, क्योंकि लोग ये मान के चलते हैं कि एक तो कैंसर, ऊपर से अगर कोरोना हुआ है तो जान बचाना नामुमकिन, लेकिन आपकी बात से ज़रूर संबल मिला होगा कि 90% केसेस जो हैं रिकवर हुए हैं। एक अंतिम बात ये कि कैंसर पेशेंट्स को और उनके तीमारदारों को, उनके परिवार के लोगों को अगर आप फुल्ली इस समय इससे बचने की क्या सलाह देते हैं, क्योंकि आपकी बात बहुत मायने रखती है। जी, मैं और पोस्ट कोरोना भी आप बताएं सर कि अगर कोरोना हो चुका हो तो पोस्ट कोरोना उनको क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए? जी,
पहले तो मैं बताऊंगा कि कोरोना से बचने के वही सबसे पहली गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट ने दी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, भाप लेना। साथ में मैं बताऊंगा व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ये इवन कोरोना काल के आगे भी बता रहा हूँ। मोटापा इसमें सबसे बड़ी परेशानी है। मोटापे को कंट्रोल करेंगे तो हम कोई भी लड़ाई से आसानी से जीत सकते हैं। आधा घंटे से 1 घंटे का व्यायाम, 10 मिनट उसमें विगरस एक्सरसाइज, 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन, योग, जो भी आप करें अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं। गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, यीशु भगवान को मानते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, 15 मिनट उनके लिए समय निकालें। खाने पीने का समय से ध्यान रखें। एक बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में जो जंक फूड नहीं होता है, एक अच्छा चावल, दाल, मूंग, मोठ, चना, प्रोटीन डाइट अच्छी रखें। साथ में फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, विटामिन सी के फॉर्म में नींबू लें, आंवला लें। ये सब डाइट में जरूर अपने कैंसर मरीजों को बोलूंगा लेने के लिए। और पोस्ट कीमोथेरेपी रिहेबिलिटेशन में मैं आपको बताऊंगा, ये एक स्पायरोमीटर होता है। जी जी, ये 3 बॉल स्पायरोमीटर है। जैसे किसी को भी कोरोना हुआ है, इवन कैंसर मरीज है नहीं है, ये स्पायरोमीट्री उसे करनी चाहिए। ये 3 बॉल पूरी की पूरी उठनी चाहिए और फूकने में 2 बॉल पूरी उठनी चाहिए। और ये दिन में कम से कम 80 से 100 बार करना चाहिए, जिससे लंग पूरा खुलता है। और साथ में ग्लूटाथियोन के कुछ सेशेट ले सकते हैं। परफिनेक्स एंटीफाइब्रेटिक नाम की एक दवाइयां आती हैं जो फाइब्रोसिस को कम करती है समय के हिसाब से। ये सब दवाइयां लें, एक्सरसाइज करें तो आप पोस्ट कोरोना पीरियड में भी अच्छे से निकल सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का भी थोड़ा साथ लें, वो चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे, वो एक्सरसाइज कराएंगे, वो करें, प्राणायाम करें। इनसे आप बहुत अच्छे से इससे बाहर आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने इस कठिन वक्त में, और जैसा आपने बताया कि आप खुद अफेक्ट हुए, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारा समय दिया। बहुत धन्यवाद सर आपका। आप स्वस्थ हों और तमाम लोगों को उम्मीद हम करते हैं कि इस सेशन से ज़रूर मदद मिली होगी। ख़ास तौर पर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको घबराना नहीं है। सारे वही प्रोटोकॉल हैं, सारी वही सतर्कताएँ हैं। बस आपको अपनी इम्यूनिटी का और आपको संक्रमण के शुरुआती लक्षणों का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।